नमस्कार। मैं धन्य कुमार बिराजदार आप सभी को हार्दिक अभिवादन करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा लॉकडाउन कहानी संग्रह जो भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है, आज कई विश्वविद्यालयों में तथा एटोनॉमस कॉलेज के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। अतः मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं विद्यार्थियों की सेवा करूं। इसलिए मैंने इस कहानी संग्रह की अलग अलग कहानियों पर वीडियो बनाए हैं और आज मैं सुधा नामक कहानी पर भी आपकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, देश स्वतंत्र हो गया है, परंतु आज भी अपने मन में एक प्रश्न है, क्या भारत की महिलाएं, क्या भारत की युवती स्वतंत्र हो गई है? आज तक उनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई है। ये गुलामी की बेड़ियां कब टूटेंगी और इन्हें स्वातंत्र्य कब मिलेगा, एक प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में भी आज महिलाएं और युवतियां कई समस्याओं से घिरी हुई है और यदि उसमें कोई अनाथ हो, यतीम हो, उसकी सहायता के लिए उठने वाले हाथ ही उसका शोषण किस प्रकार करते हैं, उसके साथ किस प्रकार अन्याय करते हैं, इसी का चित्रण सुधा नामक कहानी में है। वास्तव में सुधा एक अविवाहित युवती है। उसकी इच्छा थी कि बीकॉम पूर्ण करते हुए वह कहीं सीए बन जाए, परंतु बीकॉम की पढ़ाई से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और ऐसी अवस्था में पिता की मृत्यु होने के बाद थोड़े दिनों तक माँ उसकी देखभाल करती है। माँ की भी मृत्यु हो जाती है। माता और पिता इन दोनों की छत्र छाया चली जाने के बाद सुधा को अपनी रक्षा तो करनी ही है, परंतु अपनी रक्षा के साथ साथ अपने छोटे भाई गिरीश की रक्षा भी करनी है। गिरीश बहुत ही होनहार लड़का है, 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। सुधा सोचती है कि मुझे अपने भाई की भी शिक्षा का विचार करना है। सुधा की माता और उसके पिता की मृत्यु होकर लगभग 3 साल हो गए थे और ऐसी अवस्था में स्वयं सुधा बीकॉम उत्तीर्ण करके किसी शोरूम में नौकरी करती है। उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत को देखते हुए मालिक ने शोरूम में क्लर्क के रूप में नौकरी दी। और बात यह है, सुधा क्लर्क बनने से पहले दूसरा काम किया करती थी, परंतु मालिक ने उसकी मेहनत को देखते हुए मैनेजर विशाल से कहा कि अभी यह क्लर्क के रूप में काम करेगी। यूं देखा जाए सुधा पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। सुधा अनाथ है और अपने भाई की चिंता कर रही है। बात 2020 की है। कोई भी युवती जिसकी चिंता करने वाले, जिसकी रक्षा करने वाले समाज में कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में एक अबला युवती, एक अबला लड़की अपने लिए कोई सहारा बने, इस खोज में रहना स्वाभाविक है। सुधा भी इसी खोज में थी। वह शायद यही सोच रही थी, पता नहीं मुझ जैसे कितने लोग इस दुनिया में रहते होंगे, पता नहीं कितने अनाथ लड़कियां और लड़के इस दुनिया में रहते होंगे।
यही चिंता कर रही थी कि सुधा को उसी शोरूम में काम करने वाला एक युवक मिलता है जिसका नाम है सचिन। सचिन माता पिता का इकलौता लड़का है। वैसे 10 वर्ष पूर्व उसके पिता की मृत्यु हो गई है और सचिन उस शोरूम में स्टॉक रूम का काम देखता है। और बात यह थी कि सुधा और सचिन, इन दोनों का परिचय बढ़ता है। इन दोनों का परिचय मित्रता में परिणित होता है। जब इन दोनों का परिचय मित्रता में परिणित होता है, मित्रता में बदल जाता है, दोस्ती बन जाती है। दोस्ती बनने के बाद ये दोनों, माने कि सुधा और सचिन, दोनों एक दूसरे का सुख दुख व्यक्त करते हैं। बात यह थी, जब लंच टाइम रहता है उस समय दोनों की चर्चा होती है। दुर्भाग्य से 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना नामक विषाणु फैल गया और दुर्भाग्य की बात, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों के साथ साथ वो भारत में भी फैलता रहा और देखते देखते कोरोना विषाणु ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। आप जानते होंगे कि 2020 में मार्च महीने में भारत सरकार ने पहले एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू जारी किया और उसके बाद तुरंत 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया। तत्कालीन परिस्थिति का विचार करेंगे तो आंखें बहने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बात यह थी कि लॉकडाउन से पहले ही सुधा और सचिन, ये दोनों विवाह करने का विचार करते हैं और दोनों के मन में विवाह का विचार आ जाता है। परंतु एक प्रश्न मन में भी यह आता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रतिष्ठा है, जिसके पास पद है, उनके यहाँ लोग आते होंगे, विवाह में शरीक होते हैं, उन्हें शुभाशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। परंतु सुधा और सचिन के सामने प्रश्न यह है कि उनके विवाह में शुभकामनाएं देने के लिए, शुभाशीर्वाद देने के लिए आएंगे कौन? क्योंकि दोनों फटे हाल थे, दोनों अनाथ थे। सुधा पर तो जिम्मेदारी और भी थी, उसे 10वीं में पढ़ाई करने वाले अपने भाई की देखभाल भी करनी थी। इसलिए इस कहानी में जब लंच टाइम होता है, उस लंच टाइम में सुधा और सचिन दोनों चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वे रजिस्टर मैरिज करें, इसकी चर्चा भी करते हैं। और दूसरी बात, जिस शोरूम में वे नौकरी कर रहे हैं उसी शोरूम में एक मैनेजर हैं जिनका नाम है विशाल। विशाल नामक मैनेजर ने एक बार सुधा और सचिन को बातें करते हुए देखा था। मैनेजर को ये बात खलने लगती है, वे गुस्से में आ जाते हैं और वे सुधा को फटकार लगाते हैं। अब मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इसी मैनेजर ने सुधा और सचिन को रजिस्टर मैरिज करने का समर्थन दिया था। जब सुधा और सचिन लंच टाइम में बातें कर रहे थे, तब मैनेजर ने देखा, यहां तक कि लंच टाइम के बाद भी उन दोनों को काफी देर तक बातचीत करते हुए मैनेजर ने देखा, तो उन्होंने सुधा को अपने कैबिन में बुलाया और फटकार लगाई। उन्होंने यही कहा, ऐसा काम करोगी तो शोरूम घाटे में आएगा। तनख्वाह काम करने के लिए दी जाती है, गुटरगो करने या गुलछरे उड़ाने के लिए नहीं। लॉकडाउन के पूर्व कर्फ्यू के भय से ग्राहकों की इतनी भीड़ होने पर भी तुम्हारी मस्ती मैं सह नहीं सकता, समझी? कल से काम पर आना नहीं। वैसे 2 दिन बाद
लॉकडाउन शुरू होगा तो दिन भर यही करते रहो, चले जाओ अभी यहां से। इस प्रकार गुस्से में आकर जब कहा, सुधा गिड़गिड़ाती है और सुधा के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मैनेजर ने दया नहीं दिखाई। तब सुधा सीधे मैनेजर के घर चली जाती है और प्रार्थना करती है। यह सुधा का पहली बार मैनेजर के घर जाना था। समय था रात के 8 बजे। जब रात के 8 बजे सुधा मैनेजर के घर चली गई थी, यही प्रार्थना करने के लिए कि नौकरी से न हटाए। बात यूं हुई थी कि सुधा जब मैनेजर के घर चली गई थी, तब मैनेजर की पत्नी अर्थात मैनेजर विशाल की पत्नी गुड़ी पड़वा और अपने भाई की शादी के लिए मायका गई थी। पिछले 1 सप्ताह से विशाल की पत्नी घर में न होने के कारण स्वाभाविक है विशाल वासना के कारण, काम भाव के कारण सुधा को अलग दृष्टि से देखता है। इतना ही नहीं, जब सुधा गिड़गिड़ाने लगती है उस समय वो कहता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता हूं। वह सुधा को अपने घर में बिठाता है। मैनेजर अपने रसोई घर में स्वयं चला जाता है और अपने लिए चाय बनाने लगता है। जैसे उसने गैस पर चाय का पतीला रखा था, तभी दूध का पतीला नीचे गिर गया और पूरा दूध फर्श पर छलक जाता है। सुधा को जब आवाज आती है, सुधा स्वयं घर में चली जाती है, रसोई घर में, और सुधा ने अपने लिए और मैनेजर के लिए चाय बनाई। और तभी मैनेजर सुधा को विश्वास दिलाता है कि वह उसे नौकरी पर रखेगा, नौकरी से नहीं निकालेगा। परंतु एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैनेजर ने यहां सुधा को नौकरी पर रखने का वादा किया, परंतु रजिस्टर विवाह के दिन आने के बारे में मैनेजर मौन रहा। जिस मैनेजर ने पहले सुधा और सचिन के रजिस्टर विवाह को समर्थन दिया था, आज वही मैनेजर रजिस्टर मैरिज के दिन आने के बारे में कुछ कहता नहीं, वो मौन रहता है। तब मन में विचार आ जाता है कि क्या करें। वह मैनेजर इतना राक्षसी प्रवृत्ति वाला निकला कि वह सुधा से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए देखना पसंद नहीं करता हूं। कहते हुए वह सुधा को छतियाने लगता है, अपनी छाती से लगाने लगता है। सुधा ने, देखिए कितने माने कि सौभाग्य की बात है, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने स्त्री को एक ऐसी शक्ति दी है कि स्त्री तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में प्रेम भाव है कि काम भाव है। सुधा ने मैनेजर की शरीर की ऊष्मा को पहचान लिया और वह तुरंत हट जाती है और यूं वो पहली बार मैनेजर के शिकार होने से बच जाती है। बात यह है, 3 ही दिन पर शादी थी। 19 मार्च के बाद कोई मुहूर्त नहीं था। अभी मैनेजर रजिस्टर मैरिज के लिए पहचान के रूप में सिग्नेचर करने नहीं आएंगे, दूसरे और किसे कहा जाए, एक चिंता सुधा को सताने लगती है। अब नया कौन आए, रजिस्टर ऑफिस में कौन आए, यह चिंता का विषय था। सुधा और सचिन ने छुट्टी लेना भी उचित नहीं माना था। क्यों? अभी छुट्टी लेंगे तो विवाह के बाद 2-4 दिनों की छुट्टियां रद्द हो जाएंगी। सोचते हुए दोनों शोरूम में काम करते रहे। बात यह मित्रों, कल ही रजिस्टर मैरिज की तारीख है। यदि आज वे जुगाड़ नहीं करेंगे
सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा, ये विचार आ जाता है कि क्या करें। पता नहीं पूर्वजों ने ऐसा विवाह संस्कार क्यों रखा, ये विवाह का संस्कार क्यों रखा। कितना अच्छा होता यदि मनपसंद जोड़ी को विवाह संस्कार या रजिस्टर मैरिज न करते हुए सीधा पति और पत्नी की मान्यता दी जाए। इसमें खर्च भी नहीं और 4 लोगों के पीछे लगना भी नहीं। हाँ, शायद भविष्य में ऐसा हो भी सकता है, मियाँ बीवी राजी तो ये बात आगे हो सकती है, परंतु अब तो हर हाल में उन्हें विवाह करना आवश्यक ही था, चाहे पारंपरिक रूप से करा लें या कोर्ट मैरिज, परंतु विवाह आवश्यक है। आखिर हार कर सुधा मैनेजर के घर जाना चाहती है, विनती करना उचित मानती है। कल विवाह है और आज सचिन सुधा के घर चला आता है। जब सचिन सुधा के घर आया था तब दोनों ने चर्चा की कि कल किस प्रकार वे रजिस्टर मैरिज करेंगे। अपने भविष्य का विचार करते हुए बैठे थे और हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर मैरिज में कौन आए। विशाल के अभाव में, मैनेजर के अभाव में रजिस्टर विवाह नहीं हो सकता, इसलिए फिर से एक बार सुधा मैनेजर के घर चली जाती है। ये सुधा का मैनेजर के घर दूसरी बार जाना है। जब सुधा मैनेजर के घर जाती है, वो पिछली घटना को भूल नहीं सकी थी, इसलिए अपने आप को संभालते हुए मैनेजर के घर जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि कल दोपहर 12:30 बजे आप जरूर आएं और आप यदि समर्थन करेंगे तो विवाह हो सकता है। इस प्रकार वह अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है और सुधा को अकेले देख लेता है मैनेजर। फिर उसकी वह राक्षसी वृत्ति, उसकी काम भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी घर में नहीं थी और ऐसी अवस्था में सुधा को वह अपनी वासना का शिकार बनाता है। सुधा को अकेले देखते ही विवाह की पूर्व संध्या में गिफ्ट देने की बात करता है और उसे अपने घर के भीतर बुलाता है। सुधा ने मैनेजर के हाथ में सोने का आभूषण माने कि नेकलेस, सोने का आभूषण नेकलेस देखने के बाद मन में विचार आया कि क्या करें। वो किंग करते हुए मुड़ रह जाती है। उसने पहली बार अपने जीवन में सोने का आभूषण देखा था। मैनेजर ने इनकार करने के बावजूद भी हिम्मत बांधते हुए विवाह का समर्थन किया था और ये कहा था कि मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। कहते कहते वह इमोशनली ब्लैकमेल करता है और सुधा को अपनी बाहों में भर लेता है। काफी विरोध करती है सुधा, काफी विरोध करती है। विरोध करने पर भी मैनेजर बात नहीं मानता। सुधा से वह अंतिम एक ही प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न यह है, सचिन से शादी करनी है या जीवन भर कुंवारे रहना है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। याद रखना 2 ही दिन बाद कर्फ्यू है, फिर उसके बाद लॉकडाउन की संभावना है। पता नहीं कितने दिन लॉकडाउन के कारण तुम्हें एक दूसरे से दूर रहना होगा। जब ये वाक्य सुनती है, सुधा को मानो धरती कांपती हुई नजर आती है। लॉकडाउन की संभावना को लेकर उसके मन में डर बैठा था। यदि नौकरी से हटाया जाए तो महानगर में रहना मुश्किल है। सुधा ने सोचा था कि भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन घोषित किया जाए, वो कम से कम अपनी मौसी के गांव जाएगी, सब्जी बेचेगी या कहीं ना कहीं ट्यूशन लेते हुए अपना गुजारा करेगी। परंतु मौसी के गांव जाना है
किसी अपरिचित व्यक्ति को लेकर जाएगी, कोई घर भी किराए पर नहीं देगा। अतः विवाह करके ही मौसी के घर जाना उचित रहेगा, ये बात उसके मन में आ जाती है। इसलिए विवाह की पूर्व संध्या में रात 8 बजे जब वो मैनेजर से प्रार्थना करने के लिए चली गई थी, मैनेजर के हवस का शिकार बन जाती है और वो सोचती है भलाई इसी में है कि मैं अपने आप को मैनेजर को सौंप दूं, एक क्षण भर के लिए क्यों न हो। वह अपने आप को मैनेजर को सौंप देती है। उसने अपने आप को मैनेजर के हाथों यही सोचते हुए सौंप दिया कि कल ही शादी होनी है, कुछ गलत भी हो जाए तो चिंता नहीं, कुमारी माता का कलंक भी नहीं लगेगा। आज वो सोचती है आज नेकलेस गले में है, पर कल से पेट में पलने वाले बच्चे की मां की भूमिका अदा करने में डर नहीं होगा, क्योंकि नेकलेस से बढ़कर भी ऐसे नर रक्षकों से बचाने के लिए मंगलसूत्र गले में होगा। रात 10 बज गए थे। सुधा ने आज के नेकलेस जैसे आभूषण के बदले कल से गले में आने वाले मंगलसूत्र का विचार करते हुए अपने आप को मैनेजर के हाथों सौंप दिया और रात 10 बजे वह घर चली जाती है। और जैसे ही वो रात 10 बजे उसके अपने घर चली जाती है, थकी मांदी सुधा पहली बार बहुत रो रही थी। जब वो अपने घर चली गई, सुधा रो रही थी और सचिन सुधा के रोने का कारण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों रो रही सुधा। वो सोचने लगा था भाई का 10वीं का वर्ष महत्वपूर्ण था, जीवन को नई दिशा देने वाली परीक्षा थी। शादी के बाद भाई गिरीश का क्या होगा ये चिंता से थी। यह कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, इटली जैसे देशों में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मेरे विवाह करने के बाद मेरे भाई का क्या होगा। शायद सुधा यही सोच रही होगी और रो रही होगी। यह विचार सचिन के मन में आया था, परंतु सचिन का यह सोचना गलत था। तो सुधा इतना क्यों सिसक रही थी। ऐसा तो नहीं था कि वह माता पिता से बिछुड़कर ससुराल जा रही है। माता पिता की मृत्यु होकर तो 3 साल बीत चुके थे। तो रोने का कारण क्या था। कारण यही था कि आज भी विशाल जैसे मैनेजर, जो अपनी वासना का शिकार सुधा जैसी युवती को बनाते हैं, इसीलिए सुधा रो रही थी। और इस प्रकार इस कहानी में एक अबला युवती की व्यथा, एक ओर कोरोना के विषाणु का भय और दूसरी ओर वासना के विषाणु का भय, इस भय से अपने आप को किस प्रकार रक्षा कर पाएगी, ये विचार इस कहानी में है। मुझे लगता है आपको यह कहानी पसंद आएगी। आपने कहानी का सारांश सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।